वीडियो स्टार्ट होने से पहले महाभारत के बारे में मैं एक बहुत बड़ा क्लेम करने वाला हूँ और हॉनेस्टली अगर ये सही निकला तो आपका माइंड ब्लो होना तय है। महाभारत का युद्ध हुआ था 5561 BC में, यानी कि आज से लगभग 7500 साल पहले। अब सुनने में एक बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सच में इतना बड़ा युद्ध हुआ था और वो भी कुरुक्षेत्र जैसी जगह पर, तो उसका कोई ना कोई तो एविडेंस होगा ना। कुछ डेटा, कोई स्टडी, कोई एक ऐसा एविडेंस जो ये बता सके कि उस टाइम कुछ बहुत बड़ा हुआ था। और जब मैंने इस चीज को ढूंढने की कोशिश की तो जो मेरे सामने आया वो सच में शॉकिंग था। महाभारत का वॉर कोई स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये लिटरली एंशिएंट वर्ल्ड का वर्ल्ड वॉर था, जिसमें पांडव और कौरव की आर्मी में इंडिया के अलग अलग रीजन के साथ बाहर के रीजन से भी रूलर्स और उनकी आर्मीज आकर जुड़ी थी, जैसे कि गांधार यानी कि आज का अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन, कलिंगा मतलब ओडिशा, ईरान, इराक और सीरिया जैसे एरियाज, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और कई दूसरे किंगडम्स भी इस वॉर का हिस्सा थे। एंड महाभारत के हिसाब से इस युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेना शामिल थी, 11 कौरव की तरफ से और 7 पांडव की तरफ से। अब एक अक्षौहिणी में लगभग 2 लाख सोल्जर्स होते हैं, तो टोटल काउंट बैठता है करीब 36 लाख पैदल सोल्जर्स। और इसमें अगर रथ चलाने वाले, हाथी संभालने वाले और बाकी फाइटर्स भी जोड़ दे, सो वी कैन से कि इस वॉर में टोटल 40 लाख मेल सोल्जर्स थे। मेल्स इसलिए बिकॉज इस वॉर में वुमेन्स बैटल फील्ड में डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकती। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, इस पूरे युद्ध के बाद इन 40 लाख में से सिर्फ 12 लोग ही जिंदा बचे थे। मतलब देखो, 7500 साल पहले पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ही लगभग 2 करोड़ के आसपास थी। ऐसे में अचानक से सिर्फ 18 दिनों में 40 लाख मेल सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए, स्पेशली मेल फीमेल रेशो में। रिसर्चर्स ने जेनेटिक डेटा और एंशिएंट पॉपुलेशन ट्रेंड को स्टडी किया और एक पैटर्न सामने आया। जरा इस ग्राफ को देखो, 1.5 लाख साल से 30,000 साल तक मेल फीमेल रेशो स्टेबल था। हाँ, यहाँ एक स्पाइक है जिसका रीजन हमें नहीं पता, लेकिन एक जगह पर अचानक बड़ा चेंज दिखता है। और वो कब? लगभग 7 से 8,000 साल पहले। उस समय मेल्स की पॉपुलेशन में एक शार्प गिरावट दिखती है, इतनी बड़ी कि रेशियो में लगभग 4 गुना तक डिस्टर्बेंस आता है। मतलब जहाँ पहले एक मेल के लिए एक फीमेल थी, वही उस फेज के बाद एक मेल के लिए 4 फीमेल्स देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि फीमेल्स अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि मेल्स कम हो गए। और अगर ये रैंडम इवेंट होता तो ये चेंज दुनिया भर में यूनिफॉर्मली दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसी डेटा को रीजन वाइज देखा गया तो सबसे पहले और सबसे बड़ा ड्रॉप दिखा इंडियन रीजन में, और टाइमिंग फिर वही करीब 7500 साल पहले। इसके बाद सिमिलर ड्रॉप दिखा नियर ईस्ट रीजन में, यानी ईरान इराक वाले एरिया में, जहाँ से भी कई किंगडम्स महाभारत वॉर में शामिल थे। और बाकी रीजन्स, वहाँ ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखता, क्योंकि उनका इस वॉर से कोई लेना देना ही नहीं था। अब पिक्चर धीरे धीरे साफ हो रही है। एक तरफ हमारे पास हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन है, एक मैसिव वॉर जिसमें लाखों सोल्जर्स मारे गए, और दूसरी तरफ हमारे पास जेनेटिक डेटा है जो कि उसी टाइम पीरियड में मेल्स की पॉपुलेशन में अचानक ड्रॉप शो कर रहा है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने जब इसी जेनेटिक डेटा को एनालाइज किया तो उन्होंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन टेस्ट किए कि ऐसा क्यों हुआ। ज्यादातर मॉडल्स फेल हो गए और जो बचा वो पॉइंट कर रहा था एक ऐसे वॉर की तरफ जो आउटसाइडर्स के बीच नहीं, बल्कि फैमिली, कजन, क्लैंस और ब्लड लाइन के बीच हुआ हो। और शायद यही तो महाभारत है। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये 5561 BC डेट आई कहाँ से? महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत कहते समय ये भी बताया था कि उस इवेंट के दौरान कौन सा मौसम या कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन में है। एंड महाभारत में ऐसे 1 या 2 नहीं, बल्कि 300 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस मिलते हैं। और अगर इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को हम एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर में डालें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसी पोजीशन महाभारत में बताई गई है वैसी कुरुक्षेत्र के आसमान में पहले कब बनी थी। और इसी सिमुलेटर में हम बाकी ऑब्जर्वेशंस को डाल के ये भी पता लगा सकते हैं कि जो डेट हमने कैलकुलेट की है वो सही है या नहीं। और उन ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जिसने रिसर्चर्स को लिटरली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों ने इसे इम्पॉसिबल कहा और कुछ लोगों ने कहा कि यही सबसे बड़ा क्लू है। ये है अरुंधति और वशिष्ठ का केस। अरुंधति और वशिष्ठ ये 2 ट्विन स्टार्स हैं जिन्हें की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में एल्कोर और मिजार कहते हैं। ये 2 स्टार्स हमेशा एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करते हैं एंड हमेशा साथ दिखाई देते हैं। आज के टाइम में अगर तुम इन्हें देखो तो हमेशा एक ही पैटर्न नजर आता है, मिजार यानी कि वशिष्ठ आगे एंड अरुंधति उसके पीछे। अब ये इतना कॉन्सिस्टेंट है कि हजारों सालों से यही अरेंजमेंट चलता आ रहा है, मतलब कि अभी वशिष्ठ अरुंधति के आगे है। लेकिन महाभारत के भीष्म पर्व में देयर इन वन स्पेसिफिक वर्स चैप्टर 2.31 में जो लिखा है वो इस पैटर्न को तोड़ देता है। इसमें वेदव्यास जी ये बता रहे हैं कि अभी
जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तब धरती से देखने पर रात के आसमान में अरुंधति आगे थी और वशिष्ठ उसके पीछे। मतलब जो पैटर्न हम आज देखते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट अरेंजमेंट उस टाइम पे डिस्क्राइब किया गया है। अब ये सुनने में बहुत छोटा सा डिटेल लगता है लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अगर ये सच है तो स्काई का अरेंजमेंट किसी टाइम पर पूरी तरह उल्टा रहा होगा। और अगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि या तो टेक्स्ट गलत है या बाद में इसे चेंज किया गया है। बट स्टार्स हमेशा एक जैसे नहीं दिखते, उनका मोशन बहुत स्लो होता है और अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम स्केल पर देखें तो उनकी रिलेटिव पोजीशंस बदल सकती है। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए जब स्काई सिमुलेशन टूल्स का यूज किया और हजारों साल पीछे जाके चेक किया कि क्या कभी ऐसा टाइम था जब ये अरेंजमेंट उल्टा हो सकता था, और फिर एक टाइम पे जाके चीजें मैच होने लगी। एक्चुअली देयर वाज अ टाइम पीरियड जहाँ अरुंधति वशिष्ठ के आगे थी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, ये कोई कॉमन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं था, बल्कि पूरी अर्थ की हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था, और वो भी लगभग 6500 साल के लिमिटेड पीरियड के लिए, जिसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम करीब 4500 BC से 11000 BC के बीच का है। मतलब आज से एग्जैक्टली 6528 साल पहले से 1311 साल पहले तक अरुंधति वशिष्ठ के आगे चल रही थी। एंड अर्थ की हिस्ट्री में ऐसा फिर कभी हुआ ही नहीं। इट क्लियरली मीन्स कि महाभारत डेफिनेटली 45,000 BC से 1100 BC के बीच में ही कहीं हुआ था। पर सवाल आता है इसका रीजन क्या था? इसका जवाब है एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रिसीजन ऑफ अर्थ एक्सिस। इसके बारे में मैं आपको 4 रीजन बताता हूँ। पहला, इक्विनॉक्स पॉइंट और नक्षत्र बदल जाते हैं। दूसरा, इंडियन सिस्टम में लूनर मंथ भी सीजन के साथ शिफ्ट होता है। तीसरा, पोल स्टार्स बदलते हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अरुंधति का वशिष्ठ से आगे जाना, ये एक्चुअली स्टार्स की रिलेटिव पोजिशन में चेंजेस की वजह से होता है जब वो पोल स्टार के अराउंड घूमते हैं। और ये चेंजेस इसलिए होता है क्योंकि पोल पॉइंट खुद बदलता रहता है ड्यू टू द प्रिसीजन ऑफ अर्थ एक्सिस। लेकिन 6500 साल जो कि एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, सो इससे एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ मैं जो भी चीज समझा रहा हूँ ये पूरी रिसर्च डॉक्टर नीलेश नीलकंठ ओक जी की है। उन्होंने करीब 25 साल से भी ज्यादा इस पे काम किया है और रामायण महाभारत के डेटिंग पर डिटेल में स्टडी करके किताबें लिखी है। मैं बस उनकी रिसर्च को आसान तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। वैसे महाभारत की डेट को लेकर कई रिसर्चर्स ने अलग अलग बातें कही है, हर एक की डेट अलग है, लेकिन मैंने डॉक्टर ओक की रिसर्च इसलिए चुनी है क्योंकि ये ज्यादा डिटेल्ड है और अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है और मेरे हिसाब से ज्यादा लॉजिकल है। अगर आपको कोई डाउट है कि ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च डिटेल में देखनी है, तो मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स और उनके बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। चलो अभी एविडेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर महाभारत की स्टोरी का एक इमोशनल मोमेंट अचानक एक साइंटिफिक क्लू बन जाता है। महाभारत के अकॉर्डिंग युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म तीरों की शैया पर गिर जाते हैं, बट वो तुरंत नहीं मरते बिकॉज उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान होता है। मीन्स वो अपनी मौत का समय खुद चूज कर सकते थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने प्राण छोड़ेंगे उत्तरायण के दिन, विच इन मॉडर्न टर्म्स इज नोन एज अ विंटर सोल्स्टिस। तो ये जो गैप है ना, जब पितामह भीष्म तीरों की शैया पर गिरे थे और जब उत्तरायण के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे, अगर हमें ये पूरा ड्यूरेशन सही से समझ आ गया तो यही से हम कुछ आगे की कैलकुलेशंस करके महाभारत वॉर की एग्जैक्ट टाइमिंग तक पहुंच सकते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक देखो, महाभारत का वॉर 18 डेज तक चला था और भीष्म 10वें दिन गिरे थे, मतलब उसके बाद के 8 दिन और उसी दिन की रात मिलाकर करीब 9 दिन तक वो वॉर के दौरान ही तीरों की शैया पर थे। वॉर के बाद पांडव गंगा किनारे जाते हैं, वहां उन सभी लोगों के लिए आफ्टर डेथ रिचुअल्स प्रेत क्रिया करते हैं जो इस भयानक युद्ध में मारे गए थे। शांति पर्व के अनुसार वो लोग लगभग वहां 1 महीने तक रुकते हैं आत्मशुद्धि के लिए, बट सेफ साइड लेने के लिए हम मिनिमम मान लेते हैं कि वो 27 दिन तक वहां पर रुके। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पूरे 27 दिनों में पितामह भीष्म अभी भी तीरों की शैया पर थे, मतलब टोटल 9 डेज प्लस 27 डेज मीन्स पितामह भीष्म ऑलरेडी 36 दिनों तक एरोस की बेड पर थे। इसके बाद पांडव वापस हस्तिनापुर आते हैं और अपना राजकाज संभालने लगते हैं। फिर लॉर्ड कृष्ण युधिष्ठिर को रिमाइंड करते हैं कि पितामह भीष्म अभी भी जिंदा है और उनके पास धर्म और राजनीति का नेक्स्ट लेवल नॉलेज है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम युधिष्ठिर, कृष्ण और बाकी पांडव कुरुक्षेत्र जाते हैं उनसे मिलने। बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम हियर। गंगा से वापस आने और पितामह भीष्म से मिलने के बीच कितना टाइम बीता इसका एग्जैक्ट मेंशन टेक्स्ट में नहीं मिलता, इसलिए इस ड्यूरेशन को हम फिलहाल मान लेते हैं X डेज। लेकिन इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। शांति पर्व के एक रेफरेंस के अनुसार जब पांडव पितामह भीष्म से मिलते हैं तब कृष्ण बताते हैं कि अभी भीष्म पितामह के पास सिर्फ 56 दिन ही बचे हैं।
और ये 56 दिन किस लिए है? उत्तरायण तक। दैट मीन्स कि उत्तरायण आने में अभी भी 56 दिन बाकी थे, मतलब युद्ध के 9 दिन, 27 डेज आफ्टर वॉर रिचुअल्स, X डेज अननोन गैप और 56 दिन रिमेनिंग टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पितामह भीष्म एटलीस्ट 92 डेज तक एरोस की बेड पर रहे। X हमें नहीं पता, इसलिए एक्चुअल ड्यूरेशन इससे भी ज्यादा हो सकती है, बट मिनिमम 92 डेज तक तो पितामह भीष्म एरोस की बेड पर कंफर्म रहे ही होंगे। अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब हमें क्लियरली पता है कि भीष्म पास्ट अवे ऑन उत्तरायण, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण एग्जैक्टली हेमंत सीजन के एंड पर आता है। और उत्तरायण से अगर 60 दिन पीछे जाओ तो हेमंत सीजन पूरा हो जाता है। 32 दिन और पीछे जाओ तो शरद सीजन का सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है। मुझे पता है कि ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इससे सिर्फ इतना समझ लो कि महाभारत का ज्यादातर युद्ध शरद सीजन के फर्स्ट हाफ में ही हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाभारत में कई जगह मेंशन है कि वॉर के समय शरद ऋतु चल रहा है। इसके अलावा टेक्स्ट में ये भी मेंशन है कि वॉर से पहले जो पूर्णिमा थी वो कार्तिक मंथ की पूर्णिमा थी, और वॉर शुरू होने से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी। मीन्स महाभारत वॉर स्टार्टेड अराउंड कार्तिक अमावस्या। तो इससे बस इतना समझ लो कि महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष महीने के आसपास हुआ था। अब जब हम इन सभी कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, सीजन, लूनार फेस, भीष्म ड्यूरेशन और उत्तरायण टाइमिंग, तो हमें एक बहुत नैरो टाइम विंडो मिलता है। यानी ओवरऑल देखे तो महाभारत वॉर 5125 BC और 6722 BC के बीच के लगभग 1600 साल के पीरियड में ही हुआ है, बट 1600 सालों का टाइम पीरियड। और इससे एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए हम हर एक साल को तो चेक नहीं कर सकते ना। यहीं पर महाभारत के प्लैनेटरी एविडेंसेस काम आते हैं, एंड यही एविडेंसेस इनफ होंगे टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डेट ऑफ महाभारत वॉर। बट बिफोर दैट एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे का पूरा लॉजिक मिस हो जाएगा। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ दिनों तक अगर रोज एक ही टाइम पर स्काई देखे तो प्लैनेट्स अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं। नॉर्मली वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अचानक रुक गए और फिर पीछे की तरफ जाने लगे। ऑब्वियसली कोई भी प्लैनेट सच में रिवर्स नहीं चलता। तो फिर ये होता क्यों है? सिंपल सा रीजन है, अर्थ खुद मूव कर रही है और उसकी स्पीड बाकी प्लेनेट से अलग है। जब अर्थ मार्स को छोड़ते हुए आगे निकलती है तो हमें इल्यूजन मिलता है कि मार्स उल्टा चल रहा है। इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। अब मजेदार पार्ट ये है कि महाभारत में एग्जैक्टली यही चीज डिस्क्राइब की गई है। भीष्म पर्व चैप्टर 3 श्लोक 16 में बताया है कि मंगल अपनी नॉर्मल डायरेक्शन के उल्टा मूव करता हुआ दिखा, चित्रा और स्वाति नक्षत्र के पास रुक गया और उस समय अनयूजुअल ज्यादा ब्राइट भी हो गया। अब अगर तुम इसे साइंस से कनेक्ट करो तो ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है रेट्रोग्रेड मोशन की। सेम रिवर्स मूवमेंट, सेम स्टॉपिंग इल्यूजन और सेम ब्राइटनेस इंक्रीज। अब जरा इस श्लोक को देखो। इट मीन्स मार्स वेंट वक्र नियर नक्षत्र मगा एंड जुपिटर वेंट वक्र नियर श्रावण नक्षत्र। देखो, सन आकाश में एक फिक्स पाथ फॉलो करता हुआ दिखता है जिसे एक्लिप्स कहते हैं। जब कहा जाता है कि मार्स मघा नक्षत्र के पास वक्र हुआ तो इसका मतलब ये है कि उसने उस पाथ को क्रॉस किया उस पॉइंट पर। इसी तरह जुपिटर ने भी श्रावण नक्षत्र के पास वही किया। और फिर इस दूसरे श्लोक में बताया गया है कि मार्स ने ज्येष्ठा और अनुराधा के पास दोबारा वही क्रॉसिंग की। तो अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस के साथ बाकी के 300 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर्स में डालें और पीछे जाकर चेक करें कि ऐसा सेम स्काई पैटर्न कब बनता है, तो एक स्पेसिफिक डेट सामने आई, 16 अक्टूबर 5561 BC। और सच में सिर्फ 5561 BC ही मैच करता है, कोई दूसरा साल नहीं। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगर ये डेट सही है तो उस दिन स्काई एग्जैक्टली वैसा दिखना चाहिए जैसा महाभारत में लिखा गया है। लेकिन महाभारत में लिखा क्या है? इस श्लोक के अकॉर्डिंग टेक्स्ट में लिखा है कि युद्ध के पहले दिन मार्स और मर्क्यूरी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। अब सोचो, अगर हमारी प्रेडिक्ट की हुई डेट 16 अक्टूबर 5561 BC अगर सही है तो उस दिन के कुरुक्षेत्र के आसमान में हमें मार्स और मर्क्यूरी साथ साथ दिखने चाहिए। वही इस दूसरे श्लोक में लिखा है कि 18वें दिन वीनस, मार्स और मर्क्यूरी तीनों साथ दिखे। मींस इस डेट से यानी 16 अक्टूबर 5561 BC से 18 डेज आगे 2 नवंबर 5561 BC को हमें वीनस, मार्स और मर्क्यूरी तीनों एक साथ दिखने चाहिए। और अगर ऐसा एग्जैक्ट पैटर्न हमें उस रात कुरुक्षेत्र के आसमान में दिखता है तो समझ लो हमारी कैलकुलेटेड डेट बिल्कुल एक्यूरेट है। चलो अब एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर्स को ओपन करके चेक करते हैं 16 अक्टूबर 5561 BC की रात कुरुक्षेत्र का आसमान आखिर कैसा दिख रहा था। एंड हियर वी कैन क्लियरली सी मार्स और मर्क्यूरी दोनों साथ साथ थे
और उससे 18 डेज आगे 2 नवंबर 5561 BC को वीनस, मार्स और मर्क्यूरी तीनों एक साथ दिख रहे हैं। और वंस अगेन ये ऑब्जर्वेशन हमारी प्रपोज की हुई टाइमलाइन को वैलिडेट करता है। एंड ड्यू टू दिस ऑल ऑब्जर्वेशंस लाइक एस्ट्रोनॉमी, जेनेटिक्स, क्लाइमोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, हर फील्ड एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है 5561 BC, यानी कि आज से एग्जैक्टली 7585 ईयर्स पहले महाभारत का वो भयानक युद्ध हुआ था। और अगर आपको महाभारत एविडेंसेस से रिलेटेड एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। मिलते हैं अगली वीडियो में।